स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम क्या है, जो आपके पंजाब के अंदर लेक्चरर कैडर की वैकेंसी निकली है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहाँ हम केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपका क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्टेट ऑफ मैटर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे ये स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आपके सब टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरीज के अंदर लिक्विड स्टेट डिस्कस करनी है, आइडियल गैस इक्वेशन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है, आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ कवर करनी है, जिसके अंदर आपका जैसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन, ईएसआर, एनएमआर, या इसके अलावा इसके अंदर हम क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आपका आता है थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम। इसके आगे आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। मेन चैप्टर जो है, जो आपको ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है पीडीएफ के अंदर, वो पेजेस भर भर के दे रखा है। तो इतना बड़ा सिलेबस देखकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो, और ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कुछ एक चैप्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उन चैप्टर में भी कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। तो हमें सबसे पहले वही चीज़ें क्रैक करनी है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो ज़्यादा पूछे जाएंगे, और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सिलेबस बड़ा है और टाइम अभी तक तो एग्ज़ाम डेट की कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो सिलेबस को पहले अच्छे से कवर करना है, फिर उसकी रिवीजन भी करनी है। ठीक है। तो अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, और यहाँ आपका थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये 4 चैप्टर है भी बड़े और इंपॉर्टेंट भी है। इनमें से क्वेश्चन तो कंफर्म है, जिस भी एग्जाम के अंदर आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है उसके अंदर इन 4 चैप्टर में से क्वेश्चन ना बने, ये हो ही नहीं सकता फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये तो एक अलग ही ब्रांच होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर तीनों की बात करें मिला के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पूछी ही जानी है, तो ये तो अलग ही है। ठीक है। इसको तीनों से अलग रखनी हो भी, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो करनी है, ये तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग और मोलिकुलर स्ट्रक्चर। थोड़ा है तो बड़ा चैप्टर, लेकिन ईजी है, हो जाएगा। ठीक है। इसमें इतने न्यूमेरिकल आपके नहीं बनते हैं। ठीक है। इसमें जैसे आपसे क्या वैलेंस रिपल्शन थ्योरी पूछी जाती है, उसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है उसके बेस पे। ठीक है। या फिर आपसे ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पूछा जाता है, या एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछी जाती है, जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह निकालते हैं। तो इजी चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, ये आपके छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे चैप्टर है जो इजीली कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपका सबसे पहले आता है केमिकल पीरियोडिसिटी, प्लस में मैंने ब्रैकेट में लिखा है ग्रुप। केमिकल पीरियोडिसिटी के अंदर क्या है, वही हमें पीरियोडिक टेबल डिस्कस करनी है। तो इस केमिकल पीरियोडिसिटी के अंदर आपके सारे हम क्या है, ब्लॉक डिस्कस करेंगे, जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। ठीक है। डी और एफ ब्लॉक आपके छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपका एस ब्लॉक हो गया, ठीक है, पी ब्लॉक हो गया, फिर आपका लास्ट इनर्ट गैसेज अलग से हो गई। अगर वैसे वो पी ब्लॉक के अंदर आ जाएगी, लेकिन अलग से भी इनको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आपका आता है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटालिक। इनऑर्गेनिक के अंदर ये दोनों चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में इनऑर्गेनिक पूछी जाए और इन चैप्टर में से क्वेश्चन ना बने, ये हो नहीं सकता। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटालिक बहुत बड़े चैप्टर, इनको बहुत अच्छे से करना है। बायो इनऑर्गेनिक आपका छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड है, इजिली हो जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक के नाम से बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है। ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा ऐसे कॉन्सेप्चुअल सा है, थोड़ा जैसे मैकेनिज्म वगैरह कई बार ध्यान में नहीं रहते, रिएक्शन से ज़्यादा डर लगता है, रिएजेंट वगैरह का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन डिसाइड शायद ऑर्गेनिक और फिजिकल ही करती है। इनऑर्गेनिक तो बच्चे कर लेते हैं क्योंकि वो है भी ईजी, ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो, अगर आप बायो बैकग्राउंड से हो, तो आप फिजिकल थोड़ा टफ लगती है, क्योंकि फिजिकल में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। और कुछ बच्चों को क्या है, ऑर्गेनिक टफ लगती है। तो ये दोनों आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो दोनों को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ठीक है।
तो ऑर्गेनिक की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपकी नींव होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नींव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर नींव स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग तो अपने आप स्ट्रॉन्ग बनी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जीओसी को बहुत अच्छे से करना है। जैसे इसके अंदर सारे इफेक्ट आते हैं आपके, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब मेजोमेरिक रेजोनेंस, ठीक है। और ये सारे इफेक्ट आते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, जितने भी सिंपल रिएक्शंस भी करेंगे कि जैसे मैकेनिज्म वगैरह सिंपल डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये अगर आपके ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के साथ कंपाउंड बना रहे हैं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी रिएक्शन है। और इसी के साथ इसी के अंदर हम क्या है, नेम रिएक्शन भी करेंगे इनकी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट रिएजन भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, नेम रिएक्शन और रिएजन। मेनली तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। देन आपका आता है बायोमोलिक्यूल, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और थ्योरी बेस्ड है, इजिली आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट ये 4 चैप्टर रहते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन बनेगा आपका, लेकिन इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप लास्ट में करोगे तो भी ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो आपका ईवीएस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो ईजिली हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, ये भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो ये लास्ट में करनी है, ये 4 चैप्टर एक बार लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक चैप्टर आपका और रहता है जो कि है पॉलीमर। पॉलीमर में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर वैसे बड़ा चैप्टर नहीं है, ये भी आपका इजीली हो जाएगा। वैसे थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, इसमें रटने वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, समझने वाला कम है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर था। अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात करूँ, जो पुराने वाला सिलेबस है, नया तो आई थिंक अभी तक आया नहीं है, तो हम पुराने के हिसाब से जब तक नई कोई अपडेट नहीं आती तैयारी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मेन चैप्टर है, जैसे ये आपका ये 2 चैप्टर हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनमें से तो कुछ रिड्यूस होने वाला है नहीं, कुछ कटने वाला है नहीं अगर नया सिलेबस आता है तो भी, क्योंकि ये तो है ही केमिस्ट्री की, मेन केमिस्ट्री की फाउंडेशन ही है। तो ये अगर कट कर दिए तो फिर एग्जाम ही क्या बनता है, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर पहले आप तो, या फिर उससे पहले बेसिक कर लो, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, तो बेसिक चीज़ें करके फिर ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 28 पोस्ट आई हुई है केमिस्ट्री के लेक्चरर के अंदर आपकी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप टीचिंग लाइन के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में सबसे बेनिफिट आपका क्या है कि 150 मार्क्स का आपका पेपर आता है, एक ही पेपर होना है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर और ना कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सिर्फ आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये यहाँ बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी आगे नेक्स्ट वीक से हम क्या है, जो हमारा ये सिलेबस है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अच्छे से विद क्वालिटी के साथ करवाया जाएगा। ये नहीं कि ऐसे टाइम पास नहीं होगा, बहुत अच्छे से आप 1-2 क्लास अटेंड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ क्वालिटी है कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से कवर करेंगे पूरा सिलेबस। अगर आप हमारे साथ मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपना ईजिली सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि आना जाना, बाहर रहना, खुद सारा कुछ मैनेज करना, और अगर ट्रैवलिंग करके घर से जाओगे तो भी टाइम वेस्ट ज़्यादा रहता है वहाँ, ठीक है। और अगर ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो कोचिंग सच में बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली कोचिंग मिलती है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते हो, आपको सही लगता है तो बेस्ट आप अपना ऑनलाइन कोचिंग लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपको पेड कोर्स की तरह यहाँ तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। आप 1-2 लेक्चर लगा के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में चीज़ है, क्वालिटी है कंटेंट के अंदर, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से भी तैयारी करो अच्छे से मन लगा के तैयारी करो। ओके, थैंक यू।